बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साइंस और जीके जीएस का जो पोर्शन है फ्रेंड्स उसको हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, साइंस और जीके जीएस में जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का जीके और साइंस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका अच्छा खासा अंक जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो साइंस और जो जीके जीएस है, यानी कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले हम लोग साइंस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। जिन्होंने भी काइटिन आंसर चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, पूछा जाता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं। तो आपको याद रखना है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर ना? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छा, पूछा जाएगा कि पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, पूछा जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, या कभी कभी ऑप्शन में म्यूरिन दे देगा, म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ मैं लिख देता हूँ म्यूरिन या फिर पेप्टिडो, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन याद रखिएगा आप, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। क्लियर? पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चले अगला प्रश्न करिएगा। पूरा सेशन देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है और इसी प्रकार से आपका तैयारी भी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अच्छा, एक बुझा हुआ चूना पूछा जाता है और एक पूछा जाता है बिना बुझा चूना, ठीक है ना, बिना बुझा चूना। तो बुझा हुआ चूना इसमें से कौन सा है, पहले ये बताइए। तो बुझा हुआ चूना जो है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH2, ठीक है ना। इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये ना, इसको बोला जाता है बिना बुझा चूना, इसको बोला जाता है बिना बुझा चूना, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्लियर? और CaCO3 जो है ये आपका चूना पत्थर है। चूना पत्थर का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, बुझा हुआ चूना हो गया CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और भी मैंने बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है 2026 वालों के लिए। तो 4-5 मैंने सेशन कराया हुआ है, जा करके उनको देख लीजिएगा। देखिए, पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है। बताइए, पशुओं का कौन सा जो प्रजाति है या नस्ल है
जिसको कि दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अगर हम दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु पशुओं की नस्ल की बात करते हैं तो भारत में विदेशी नस्ल की गायें जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस तथा होल्स्टीन फ्रीजियन आदि का उपयोग लंबे समय तक दूध प्राप्ति हेतु की जाती है। और ये सभी विदेशी नस्ल की गायें हैं जो भारतीय नस्ल की गायों जैसे कि लाल सिंधी, साहिवाल, इन सब की तुलना में 4 गुना अधिक दूध भी देती हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विदेश या विदेशी नस्लें जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस तथा होल्स्टीन फ्रीजियन भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो फ्रेंड्स, ये उपकरण जो है इसका नाम डायनेमो है। डायनेमो राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम जो है रेक्टिफायर है। हिंदी में उसको दिष्टकारी बोला जाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? दिष्टकारी बोला जाता है। और अंग्रेजी में आप रेक्टिफायर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस यहाँ पर बाहर निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस है और निर्माण होगा सोडियम इथोऑक्साइड का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है कौन है? बताइए, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करना है, क्लियर, वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा NADH। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो एटीपी संश्लेषित करता है। क्रेब्स चक्र में जो है ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीजन से एटीपी का एक अणु NADH के 5 अणु और FADH2 के एक अणु का बना होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें से। अच्छा, यहाँ पर देखिए मीथेन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए देखिए, क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपके थैलेनुमा रूप से जुड़े होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये आपके आपस में जुड़ी हुई थैली, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स एक घातक बीमारी है, बिल्कुल सही है, जो किसके द्वारा होती है? तो देखिए एड्स की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। और यह घातक रोग है जो HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा। HIV नामक वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, इसी के कारण होता है। तो यह एक वायरस के कारण होता है, क्लियर, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये नष्ट हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त दिया हुआ है तो डबल R हो जाएगा, यानी कि 2R यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, बताइए, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि? तो देखिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है ना, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, क्लियर ना। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि झरिया किस धातु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया झारखंड में पड़ता है और फ्रेंड्स ये कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए, ठीक है ना। दामोदर घाटी में ये स्थित है और यहाँ पर गोंडवाना कोयला क्षेत्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोयला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाहरी कान कहलाता है बाहरी कान। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। बाहरी कान क्या कहलाता है? अच्छा, कान की जो हमारी हड्डी होती है स्टेप्स या स्टेपी भी इसको बोला जाता है। आप स्टेप्स याद रखिएगा। स्टेप्स ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान की हड्डी है ये स्टेप्स, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है इसका नाम फीमर है, और ये फीमर जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। बाहरी कान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये अंग्रेजी में इसको पीना बोला जाता है और हिंदी में इसको कर्ण पल्लव बोला जाता है। कभी कभी पीना ही दे देता है ऑप्शन में। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पीना जो है वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। चलिए, और ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आवेश और उसके मात्रक जो है पूछा जाता है। जैसे विद्युत आवेश पूछा जाएगा तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब या एम्पियर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कूलम्ब दिया गया है विद्युत आवेश का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, शक्ति का अगर मात्रक पूछेगा, पावर का, शक्ति का, तो वाट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। और अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गन की मात्रा, तो 0.93% होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अच्छा, अगर परमाणु संख्या 28 है तो वह एलिमेंट कौन सा है, वह तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह निकिल है। कौन सा है? तो वह तत्व जो है वह निकिल है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 28 होता है निकिल का, 29 होता है कॉपर का, 30 होता है जिंक का। तो एटलीस्ट आप 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2, 8 और 18 होगा। 2, 8 और 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो गति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो है गतिज ऊर्जा पाई जाती है, तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाता है कि बांध बना करके जो पानी रोकी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको पता है कि 2 नियम हैं। एक होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में तीनों होते हैं। ये 2 इसका होता है नियम। ठीक है,
चलिए, पादप कोशिकाओं में किसको छोड़ करके सभी होते हैं बताइए। तो देखिए, पादप कोशिका जो होता है ना, पादप कोशिका, उसमें केंद्रक का अभाव होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोइक कोशिका भित्ति, जैसे बताया ना पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसमें रिक्तिका भी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया। वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश करती है? तो देखिए, ये प्रवेश करती है ना, ये एस्टोमेटा इसमें भाग लेता है, ठीक है ना। एस्टोमेटा भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों के रंग यानी कि स्टोमेटा भाग में पौधों में प्रवेश करता है। और पौधे में श्वसन, गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा डिफ्यूजन यानी कि विसरण क्रिया से ही होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है। बड़ा ही सब बेसिक प्रश्न है बट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर और 760 mm के बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका सभी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए, तो ये साइंस वाला पोर्शन हो गया। अब सामाजिक अध्ययन वाला है, सोशल स्टडीज वाला। देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति ये हुआ था कब? तो 1789 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था, लुई 16वां। उस समय फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी। उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और 14 जुलाई, डेट याद रखिएगा, एक 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारी जो थे उन्होंने बास्तिल का जो है कारागृह यानी कि बास्तिल का एक जेल है उसका दरवाज़ा तोड़ करके कैदियों को मुक्त करा लेते हैं। तब से 14 जुलाई के दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? तो देखिए, दलितों से अलग करके महादलित किया गया है बिहार में। बिहार में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपका कृषि कार्यों में और साथ ही साथ जो है द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है 13%, ठीक है। और तृतीय कार्यों में 20%, तो यहाँ पर 13% दिया गया है। उसके बाद देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर, तो 32.87 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? 32.87 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ये किस नंबर पर आता है? तो ये 7वें नंबर पर आता है। अच्छा, बिहार का अगर क्षेत्रफल पूछता तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आपको याद होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ना ये लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में इसको पारित किया था। और ये समाचार पत्र जो थे भारतीय उन पर एक कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। और इसको जो है निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। लागू किया था लॉर्ड लिपन ने और लॉर्ड लिटन ने, और इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था इसको, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मापनी क्या है? मापनी क्या है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मापनी जो है ना मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को उस मानचित्र की मापनी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मापनी क्या है? फटाफट आप लोग बता दीजिए फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, मापनी जो है ना, मापनी है आपका अनुपात, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल पूछा गया, तो इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
और प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। इसे भी आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का होता है। चलिए उसके बाद देखिए बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में है, ठीक है ना, सीतामढ़ी में हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? गुजरात में। तो गुजरात में उस समय कच्छ जिला जो था वहाँ पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है, तो कच्छ यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल में कौन सा आ जाएगा? तो वाणिज्यिक फसल में जूट भी आ जाएगा, तंबाकू भी आ जाएगा, गन्ना भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो कपास, तिलहन ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। बालाघाट की खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट की खान में, तो बालाघाट की खान की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है, ठीक है ना, मैग्नीज का खनन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो है ये कौन करता है बताइए? मतगणना जो है इसका कार्य कौन करता है? फटाफट सब लोग बताइए। मतगणना, जनगणना नहीं, ध्यान दीजिएगा, मतगणना चुनाव आयोग करेगा, ठीक है ना, चुनाव आयोग करेगा मतगणना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो संविधान का भाग 15 है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है आपके जो चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और 25 जनवरी के दिन जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही थी? ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। बस्तर आंदोलन 1910 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था और इसके अगर हम बात करते हैं इसके नायक कौन थी, प्रमुख भूमिका किन की रही थी? तो गुंडाधुर की रही थी, ठीक है, गुंडाधुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, और इसको अमेरिका से लिया गया है। बट यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना, रूस के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वैसे उद्योग है जिनका कि संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है और इसमें से देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें से आपका बोकारो हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध इतावली क्रांतिकारी ग्यूसेप मेज़नी का जन्म जो है ये पूछा गया है कि 1807 में कहाँ पर हुआ था? तो ये मेज़नी का जन्म जो है ये जेनेवा शहर में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जेनेवा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, जेनेवा में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुआर विद्रोह जो है ना ये झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में किया था 1769 में और यह आंदोलन 1805 तक चला था। तो यहाँ पर आप 1769 लगा लीजिएगा, शुरू हुआ था, ठीक है ना। बाकी मुंडा विद्रोह पूछा जाता है तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899-1900 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह पूछा जाता है 1855-56 में हुआ था। ये सब आप ध्यान रखिए, संथाल विद्रोह बड़ा पूछा जाता है 1855-56 याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है, लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो निश्चित रूप से अगर हम लोकतंत्र की जो है सफलता में बड़ी बाधा की बात करते हैं तो अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है। इनमें से आपका सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? तो पहली जूट मिल जो है ये सेठ हुकुमचंद, कलकत्ता, आपको याद होगा, तो यहाँ पर कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें से देखिएगा विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किस फसल को विकसित होने में 1 वर्ष लगता है? फ्रेंड्स हमने 40 प्रश्नों को कवर किया हुआ है। आप लोग फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में से कितना आपका सही हुआ है। तो इस देखिए गन्ना इसमें से हो जाएगा। गन्ना जो है एक
खरीफ फसल है जिसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।